दोस्तों, पिछला जो वीडियो था प्राकृतिक संसाधन एवं उसके संरक्षण से संबंधित, उसका जो वर्गीकरण था प्राकृतिक संसाधनों में नवीकरणीय, अनवीकरणीय, परंपरागत एवं गैर परंपरागत, उसको आज हम देखेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नवीकरणीय से। नवीकरणीय संसाधन वो होते हैं जिनको हम एक बार उपयोग करने के बाद पुनः प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि इसके अंतर्गत आते हैं आपके जलीय ऊर्जा, जल से प्राप्त जो ऊर्जा है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूगर्भीय ऊर्जा, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरा, अगर हम बात करें अनवीकरणीय संसाधन की, तो अनवीकरणीय संसाधन वो होते हैं जिन्हें हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। एक बार उपयोग करने के बाद इनका प्राप्त करना, एक बार ये जब समाप्त हो जाएंगे तो पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जैसे कि आपके इसके अंतर्गत समस्त जीवाश्म ईंधन आ जाएंगे। जीवाश्म ईंधन में आपका क्या आता है? कोयला है, पेट्रोल है, पेट्रोलियम लिख सकते हो। पेट्रोलियम में वो सारे पदार्थ आ जाएंगे जो कच्चे तेल के रिफाइनिंग से निकलते हैं। अब नवीकरणीय संसाधन जो है उसको हम क्या करते हैं, वर्तमान समय में उपयोग करने के काबिल हमने इसको बनाया है। हम इसको बहुत सारी पीढ़ियों से या पिछले हमारे परंपराओं से उपयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम नवीकरणीय को हम गैर परंपरागत बोल सकते हैं। ये एक दूसरे का ही इनका वर्गीकरण है। गैर परंपरागत संसाधन इनको हम बोल सकते हैं क्योंकि हम कई पीढ़ियों से इनको उपयोग नहीं कर रहे हैं। जबकि अगर अनवीकरणीय की बात करें, जो खत्म हो जाएंगे, वर्तमान में हम इन्हीं संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, या जब से हमें याद है हम इन्हीं संसाधनों के उपयोग पर निर्भर है अपनी ऊर्जा से संबंधित जरूरतों को पूरा करने के लिए। तो ये आपका अनवीकरणीय जो है वो परंपरागत है, जैसे कि आपका इसमें ये जीवाश्म ईंधन, कोयला और पेट्रोल आ जाएंगे। अब अगर हम बात करें नवीकरणीय कुछ संसाधनों की, जिसको आजकल हम सबसे पहले बात करते हैं सौर ऊर्जा की, तो सौर ऊर्जा को हम दो तरीके से उपयोग कर सकते हैं। एक तो सौर ऊर्जा को हम ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरण कर सकते हैं, और दूसरा इसको हम विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करके उपयोग कर सकते हैं। ऊष्मीय ऊर्जा के तौर पर हम कैसे उपयोग करते हैं इसको, जैसे हम सोलर हीटर लगाते हैं, तो सोलर हीटर से उसकी जो सूर्य की जो ऊर्जा होती है रेडिएशन की, वो हम उपयोग कर लेते हैं। सोलर हीटर हो गया, सोलर कुकर यूज कर सकते हैं हम। सोलर ड्रायर भी आता है, जिसपे हम क्या करते हैं कि विभिन्न प्रकार के अनाज वगैरह जो है उनको सुखाने का काम करते हैं। अगर विद्युत की बात की जाए तो विद्युत में सौर पैनल होता है, जिससे हम क्या करते हैं, बिजली का उपयोग, विद्युत ऊर्जा को इसमें हम बदल सकते हैं। सौर की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं। अब एक इससे संबंधित क्वेश्चन आ सकता है कि जो सौर पैनल होते हैं उसमें किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो आपने देखा होगा कि जो सोलर प्लेटें होती हैं बड़ी बड़ी, वो सिलिकॉन या गैलियम धातु की बनी होती हैं। वो क्या करती हैं, सूर्य की जो रेडिएशन से निकलने वाली ऊर्जा होती है उसको विद्युत ऊर्जा में बदल देती हैं। मतलब एक रासायनिक ऊर्जा के रूप में वो बैटरी में संचित हो जाती है, जिसको हम उपयोग कर सकते हैं। या तो डायरेक्ट उपयोग कर सकते हैं या फिर बैटरी से हम उसको बाद में उपयोग करते हैं। जब सूर्य की किरणें सौर पैनल के ऊपर पड़ती हैं तो उनका आयनीकरण हो जाता है, और आयनीकरण के द्वारा वो ऊर्जा जो है वो आपकी रासायनिक ऊर्जा के रूप में उस बैटरी में या डायरेक्ट हम उसका उपयोग कर सकते हैं। उसके अतिरिक्त सोलर पंप भी होता है। सरकार भी आजकल इन चीज़ों को बढ़ावा दे रही है, इस पर सब्सिडी भी देती है सरकार सोलर पंप पे। सोलर डीसी होता है। स्ट्रीट लाइट होती हैं जिनको हम सोलर से जला सकते हैं। ये आपके विद्युत ऊर्जा के हो गए। उसके अतिरिक्त अगर हम परंपरागत जो है गैर परंपरागत, उसमें अगर दूसरे ईंधन की बात करें तो हम बायोगैस को इसमें ले सकते हैं, क्योंकि बायोगैस जो है हम सदियों से यूज नहीं कर रहे हैं, अभी हमने इसका उपयोग करना शुरू किया है। तो बायोगैस कैसे बनती है, जो जैव अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो जैव जंतु होते हैं उनके जो अपशिष्ट होते हैं, पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं, उनको सड़ाने से, गलाने से, उनके हम अनॉक्सीकृत अपघटन से
इसको हम बायोगैस को प्राप्त करते हैं सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में। जब इनको हम सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, इनकी उपस्थिति में कराते हैं तो इसमें से एक गैस निकलती है जो कि CH4 है। इसको हम कहते हैं मीथेन, जो कि बायोगैस में सबसे ज़्यादा होती है। इसकी परसेंटेज भी पूछी जाती है तो बायोगैस में मीथेन का जो प्रतिशत होता है वो 65% होता है। और ये अत्यंत ही कैसी है, ज्वलनशील गैस है जो तुरंत ही आग पकड़ लेती है। तो इसका उपयोग करके हम इसके अतिरिक्त एक जलीय पादप होता है जिसको हम जलकुंभी कहते हैं। ये तालाबों में बहुत पाई जाती है, तो इसका उपयोग भी हम बायोगैस बनाने में कर सकते हैं। इसको हम सुखा करके और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में अगर हम इसको सड़ाएंगे तो इससे हम बायोगैस प्राप्त कर सकते हैं। अब हम इसका तृतीय सोर्स की तरफ चलते हैं। सौर ऊर्जा बायोगैस हो गया, उसके अतिरिक्त जलीय ऊर्जा भी प्राप्त कर सकते हैं। इसको कैसे करते हैं, जैसे हमने कोई पानी के इकट्ठा होने वाला एरिया, वहाँ पे हमने बड़े बांध बना दिए। उन बांधों के जल को हम क्या कर सकते हैं, एक धार के द्वारा हम टरबाइन के ऊपर छोड़कर टरबाइन चला सकते हैं और टरबाइन से हम जल की जो भौतिक ऊर्जा है उसको हम विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं। जलीय ऊर्जा के अतिरिक्त पवन ऊर्जा होती है, जैसे पवन चक्कियाँ होती है जो मैदानी एरियाज होते हैं वहाँ पे हम, ये मुख्यतः आपके तटीय क्षेत्रों में उपयोग की जाती है क्योंकि वहाँ पे खुला क्षेत्र होता है तो वहाँ पे पवन की जो गति होती है वो भी अत्यधिक होती है। तो पवन ऊर्जा को पवन चक्की के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं। उसमें एक डायनेमो लगा होता है, तो जब इसका पहिया घूमता है पवन चक्की का तो डायनेमो जो है वो करंट उत्पादन करता है और उससे विद्युत ऊर्जा में उपयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक नया आजकल ईंधन जो है वो उपयोग किया जा रहा है जिसको हम हाइड्रोजन ईंधन कहते हैं। वो भी आपका ये द्रव अवस्था में गाड़ियों को चलाने के लिए यूज किया जा सकता है। यूरेनियम थोरियम ये आपके परमाणु ईंधन है जिनका हम परमाणु भट्टी में उपयोग कर सकते हैं। परमाणु रिएक्टर जिसको हम कहते हैं, उससे बिजली उत्पन्न की जा सकती है। ये ऐसे पदार्थ हैं जिनका हम बहुत कम सीमित मात्रा में उपयोग करके बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। अगर हम 1 ग्राम यूरेनियम से जितनी बिजली उत्पन्न करते हैं उतनी अगर कोयले से करेंगे तो हमें कई टन कोयला जलाना पड़ेगा। इसलिए ये सस्ते साधन हैं जिनको हम कम मात्रा में, लेकिन इनका कुछ हानिकारक भी प्रभाव होता है क्योंकि ये रेडियो एक्टिव तत्व हैं, इसलिए इनसे हानिकारक किरणें निकलती हैं जो जीव जंतुओं, पेड़ पौधों और सभी जानवरों के लिए हानिकारक हो सकती हैं। इसलिए इनका उपयोग जो है हम सीमित मात्रा में करते हैं। अब हम यहाँ इसकी बात कर रहे हैं परमाणु रिएक्टर की, तो हम भारत के कुछ जो प्रमुख परमाणु रिएक्टर है उनके बारे में भी पढ़ लेंगे। तो अगर हम परमाणु रिएक्टर की बात करें भारत के, तो सबसे प्राचीन की अगर बात करें तो 4 हैं और वर्तमान में और भी हो गए हैं। सबसे पहला तारापुर रावतभाटा, कलपक्कम और नरोरा। ये तारापुर जो परमाणु रिएक्टर है महाराष्ट्र में है, रावतभाटा आपका राजस्थान में स्थित है, कलपक्कम तमिलनाडु में है और नरोरा है आपका बुलंदशहर यूपी में। ठीक है, उसके अतिरिक्त आजकल हम कोथेनगुडम भी पढ़ते हैं। कोथेनगुडम जो परमाणु रिएक्टर है ये भी आपका कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में। ये आपके भारत के कुछ परमाणु रिएक्टर हैं जिनसे हम यूरेनियम थोरियम जो आपके रेडियो एक्टिव तत्व हैं इनका उपयोग करके बिजली का निर्माण करते हैं। इसके अतिरिक्त इस श्रेणी में ज्वारीय ऊर्जा भी आती है। जो समुद्र में ज्वार भाटे आते हैं उनसे जो समुद्री लहरें उठती हैं उनको हम टरबाइन के ऊपर डाल करके, टरबाइन उनके किनारे लगा करके समुद्र तटीय क्षेत्रों में उनसे हम टरबाइन को उनकी लहरों से घुमा सकते हैं जिससे कि हमें बिजली प्राप्त हो सकती है।
लेकिन वो जो प्रक्रिया है वो सतत नहीं होती, इसलिए इससे बहुत कम मात्रा में बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त भूतापीय ऊर्जा भी आती है। इसमें क्या होता है कि समुद्र से जो पृथ्वी की सतह से जो गैसें निकलती हैं या वो जो भाप निकलती है, ज्वालामुखी उद्गार होता है, उसका उपयोग भी हम भूतापीय ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करने में कर सकते हैं। तो ये आपके कुछ जो गैर परंपरागत तरीके हैं वो या नवीकरणीय जो संसाधन है उनका उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं, जिससे कि हमारा प्रकृति भी संरक्षित बनी रहेगी और उनको नुकसान भी नहीं होगा। अब हम बात करते हैं कि हम इनका संरक्षण कैसे कर सकते हैं, ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण किस तरीके से कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण एक सीधी सी प्रक्रिया है। अगर हम ऊर्जा का उपयोग कम कर दें, जो फालतू जो ऊर्जा होती है जितनी ज़रूरत है उतनी ही उपयोग करें, तो हम जो उसके प्राप्त करने के तरीके हैं उनको कम कर सकते हैं। और जो प्राप्त करने के तरीके हैं अगर वो कम हो जाएंगे तो प्रकृति को जो होने वाला नुकसान है वो सीधे तौर पर कम हो जाएगा। तो हम इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, जैसे हमारे जो बिजली उपकरण होते हैं वो अच्छे मानक वाले हो सकते हैं, स्टैंडर्ड वाले, तो अच्छे मानक वाले बिजली उपकरण कर सकते हैं। उसके अलावा जो लैंप या ट्यूबलाइट हम यूज करते हैं उसके भी गुणवत्ता कैसी हो सकती है, अच्छी हो सकती है। बिजली उपकरण अच्छे हो सकते हैं। मोटर वाहन जो है उसकी हम प्रॉपर टाइम पे हम सर्विसिंग करवा सकते हैं, जिससे कि वो धुआं वगैरह ना दें। ये कुछ उपाय हैं जो हम व्यक्तिगत तौर पर कर